देवी और सज्जनों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीत गेरा गुरुकुल पब्लिशिंग हैदराबाद से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जो कि है हॉल ऑफ फेम। ये हमारा सीरीज ऑफ पॉडकास्ट है जहां पे हम आपकी मुलाकात कराते हैं नए नए ऑथर्स से, ताकि आप उनके बारे में जान सकें और उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में जान सकें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं कोच एमजे मनिंदरजीत आहूजा, जो कि लुधियाना से आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे मुझे लाने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हम आए और आपके साथ रूबरू होकर इस बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करें। थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपकी किताब के बारे में बात करते हैं, जिसका टाइटल है व्हाई दे आर द वे दे आर। और ये किताब आपने फोकस करते हुए लिखी है टीनेज स्टूडेंट्स को, टीनेजर बच्चों को, जो कि बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस उनके पेरेंट्स को भी आते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि आप शुरुआत करें अपने इंट्रोडक्शन के साथ, और उसके साथ साथ ये बताएं कि ये वाली किताब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। क्या कोई स्पेशल मोमेंट था ऐसा जब आप अपने किसी क्लाइंट से बातचीत कर रहे थे, या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से आपने चाहा कि ये किताब लिखनी चाहिए आप। या थैंक यू विनीत सर, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर बताना चाहूंगी, मेरा नाम मनिंदर जीत है। जैसे सर ने बताया, प्यार से नाम मुझे दिया गया है, टीनेजर्स ने ही नाम दिया है एमजे। तो जब ये नाम टीनेजर्स ने मुझे दिया है तो आप समझ सकते हैं कि टीनेजर्स की भाषा को मैं कितने अच्छे से समझ सकती हूँ और टीनेजर्स मेरी भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। देखो, किताब तो मेरे जहन में तब से चल रही थी जब से मैं एक टीचर थी। तो मैं सबको जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगी कि मैं 15 ईयर्स एक टीचिंग लाइन में भी थी। 15 साल मैंने एक सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में नौकरी की है। डीपीएस लुधियाना में एज टीचर मैं कार्य करती थी, काम करती थी और टीनेजर बच्चों को ही पढ़ाती थी। तो मैंने टीनेजर्स बच्चों को पढ़ाते हुए एक बहुत अजीब सा पैटर्न महसूस किया। वो ये था कि उनकी कम्युनिकेशन और जो मैसेज कन्वे करने का तरीका है वो हम एडल्ट्स से बड़ा अलग होता है। तो जहां हम एडल्ट्स बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं अपने इमोशंस बताने में, वहां पे जो ये टीनेजर्स होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं। अलग किस तरह से होते हैं? अगर वो गुस्से हैं, या वो जिद्दी हुए पड़े हैं, या वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या वो अपना गुस्सा किसी दूसरे बच्चे पे निकाल रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। वो कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुझे तब समझ में आ गई थी कि अगर एक बच्चा जिद कर रहा है या आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब वो बच्चा कुछ कन्वे करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। इसीलिए उनकी बात पर मैं अपनी प्रतिक्रिया ना व्यक्त करते हुए उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनती थी। और मुझे लगता था टीनेजर्स अपनी ऐसे सीक्रेट्स, ऐसी बातें जो शायद वो अपने मम्मी पापा से भी नहीं करते थे, वो मुझे आके बताते थे। वहीं से मेरे दिमाग में यह बात आई कि ये जो एक सिंपल सी बात है जो मैं समझ पा रही हूँ, ये मैं पेरेंट्स को भी समझा सकती हूँ। तो आप समझ लीजिए कि बुक लिखने का ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे दिमाग में तब से चल रहा था। और धीरे धीरे जब मैंने जॉब छोड़ दी, मुझे समय मिला उन्हीं सब भावनाओं को, और फिर एक मैं टीनेजर की मम्मा भी हूँ, तो मैंने अपने बच्चे का बिहेवियर भी ऑब्जर्व किया। बस उन्हीं सभी चीजों को सम्मिलित करते हुए, उन सभी का सारांश निकालते हुए मैंने यह बुक लिखने का फैसला लिया। नाम भी इसका यही रखा जो मुझसे हर वक्त पेरेंट्स आके ओपन हाउस पे पेरेंट टीचर मीटिंग में पूछते थे, मैम ये ऐसा क्यों है, वाई दे आर द वे दे आर। बस इसका नाम भी हमने फिर यही रख दिया कि ये ऐसे क्यों है। करेक्ट, करेक्ट। आपकी किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बिल्डिंग अ स्ट्रांग होम टीम। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या टीम बनाना चाह रहे हैं, क्या टीम एफर्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं यहाँ पे। जी सर, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों का जो बेस कैंप होना चाहिए, बेस कैंप जो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, जो फाउंडेशन, जैसे किसी भी इमारत की फाउंडेशन होती है, उसी तरह से बच्चों का जो बेस कैंप होना चाहिए वो है उनका घर। और वो हमने देखा है सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है, वो स्ट्रांग नहीं होता। मुझे लगता है कि बच्चों का जो बेस कैंप में जो भी उनको मिलना चाहिए वो स्ट्रांग हो। अब उस बेस कैंप में कौन कौन आता है? सबसे पहले उसके बेस कैंप में आते हैं लोग, कौन कौन उसके साथ है।
तो अगर एक जॉइंट फैमिली है या एक न्यूक्लियर फैमिली है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बस बच्चों की जो सोशल कंपैटिबिलिटी डेवलप होती है आगे आने वाले टाइम के लिए, वो उन लोगों से होती है जो उसके आस पास होते हैं। आस पास मतलब जो उसकी परवरिश में हेल्प कर रहे हैं। तो उसके मम्मी पापा, दादू दादी, चाचू चाची। तो अगर बच्चा देखेगा कि हमारे चाचू में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मम्मी जो है वो दादी की बुराइयां करती है, तो उसके लिए एक सोशल इनकम्पैटिबिलिटी पैदा हो जाएगी कि शायद बाहर की दुनिया भी ऐसी है, और वो बाहर जाके भी सेम चीज रिपीट करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो कोर यूनिट है, जो बच्चे का कोर है, जो बच्चे का बेस कैंप है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहला आता है इसमें लोग कैसे हैं। दूसरा, आपके घर का सबसे बड़ा वैल्यू सिस्टम किस तरह का है। अगर घर में आदत है सुबह उठ के पाठ पूजा करने की, एक्सरसाइज करने की, उससे बच्चे का वैल्यू सिस्टम भी आपको ना बताने की जरूरत पड़ेगी, बच्चे का वैल्यू सिस्टम वैसा ही बन जाएगा। सबकॉन्शियसली बच्चे उन चीज को सीख जाते हैं। और यही अगर वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि हर जना अपने 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 मोबाइल में व्यस्त है, कोई किसी से बात नहीं करता, सिर्फ घर में पैसे की बात होती है, पापा शाम को आते हैं बताते हैं आज मैंने इतना कमाई किया है, आज मैंने, मम्मी बताती है आज मैंने काम वाली से ये, मतलब सब मटेरियलिस्टिक चीजों की बात हो रही है। दे टॉक अबाउट मोबाइल्स, दे टॉक अबाउट ब्रांड्स, दे टॉक अबाउट कार्स, दे टॉक अबाउट, बच्चा फिर इसी तरह की, उसको लगेगा कमाई करना सबसे बड़ी चीज है, वैल्यूज में उसके सिर्फ कमाई आएगा, पैसा आएगा। तो अगर आप अपने बच्चे की वैल्यू सिस्टम को इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं, यू वांट योर चाइल्ड टू बिकम वैल्यू ओरिएंटेड चाइल्ड, ताकि उसको ये पता हो कि आगे जाके इस डर्टी दुनिया में मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उसको यह पता हो यह बुरा यहां तक बुरा है, और मुझे मेरी वैल्यूज के बाद यहां से वापस आना है। तो ये जो वापस आना है ना, ये हमें हमारा घर सिखाता है। कहीं किसी जहान का स्कूल नहीं सिखाएगा, कोई ट्यूशन नहीं सिखाएगी। ये आपको आपका वैल्यू सिस्टम सिखाएगा जो घर से शुरू होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ सोशल कंपैटिबिलिटी, वैल्यू सिस्टम, और जो आपकी आदतें होती हैं बच्चों की, ये आपके कोर से, बेस कैंप जिसको मैं कहती हूँ, घर से शुरू होती है। इसीलिए मैंने इस पूरी बुक में घर को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि बच्चे को एक्सपेरिमेंट ग्राउंड ऐसा मिले कि बच्चा अगर फेल भी होता है तो घर में फेल, बाहर जाके नहीं। जी, बिल्कुल वाजिब बात कही आपने कि बच्चा अगर फेल हो तो घर में फेल हो, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे, यहाँ पे सीखे। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो चीज़ें बच्चा घर पे सीखता है वो शायद ना उसको ट्यूशन पे मिलती हैं, ना उसको स्कूल में मिलती हैं, ये ना शायद कोई कॉलेज उन्हें पढ़ा सकता है, क्योंकि वैल्यू सिस्टम्स का बेस जो है वो आपका घर ही होता है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, आपकी किताब में एक और जिक्र किया है आपने, थ्री कोर बिलीव्स ऑफ एवरी टीनेजर। यस। तो संक्षेप में आप इसके बारे में बताइए, कौन से तीन बिलीव्स के बारे में आप बात कर रहे हैं इसमें। अमेजिंग क्वेश्चन। अब देखो, जब भी ये बात मुझे मेरे पापा ने बताई थी बहुत टाइम पहले, तो उन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है ना, वो अपने मन में जन्म से ही तीन बिलीव्स लेकर पैदा होता है। पहला बिलीफ ये होता है कि माय पेरेंट्स लव मी अनकंडीशनली। और ये अनकंडीशनल लव जब कंडीशनल बन जाता है तो वो डिटैचमेंट शुरू हो जाती है। तो हमारा बच्चा अच्छा बच्चा है इसीलिए हमें नहीं प्यार करना चाहिए, हमारा बच्चा हमारा है हमें इसीलिए प्यार करना चाहिए। तो वो जो एक कंडीशन है ना, अच्छा बच्चा, तू अच्छा बच्चा, अच्छे नंबर लाएगा तो प्यार करूंगा, फर्स्ट आएगा तो प्यार नहीं, मेरा बच्चा है तो मुझे प्यार देना ही है। दिस अनकंडीशनल लव शुड बी देयर इन द बिगिनिंग व्हेन दे आर टॉडलर एंड व्हेन दे आर टीनेजर्स। जब तक भी अनकंडीशनल लव होना चाहिए। अगर बच्चा फेल हो जाए तब भी अगर आप उसको प्यार कर सकते हैं, तब बच्चे का वो बिलीफ सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहेगा। ये है पहला बिलीफ। दूसरा बिलीफ सिस्टम यही कहता है, माई होम इज a perfect space for me where I can fall, where I can fail, but still I can rise again। ये सेकंड बिलीफ सिस्टम है। और अगर हम वही बात है कि बच्चे को फेल होने ना दें और उसको कहें कि मैं तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा, तुझे पता है कमाई करनी कितनी मुश्किल होती है, इसी तरह के स्ट्रक्चर के साथ अगर हम बच्चों की परवरिश, सो कॉल्ड परवरिश करते हैं, तो आप सोचिए क्या बच्चे का बिलीफ सिस्टम सस्टेन्ड रह सकता है? कभी भी नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को ये लगे मैं कहीं भी फेल होकर आऊं, मेरा होम स्पेस जो है वो मुझे सेफ रखेगा हमेशा। और तीसरा, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि माई मम डैड दे नो एवरीथिंग, उनको सब पता है। और जब देखिए छोटा बच्चा होता है तो अजीब अजीब क्वेश्चन पूछता है, तारे क्यों चमकते हैं, पानी गीला क्यों होता है। उनको पता है कि मेरे मम्मी पापा को सारे आंसर्स आते हैं। और यही बच्चा जब टीनेजर बन जाता है और पूछता है मम डैड सेक्स क्या होता है, पूछता है मेरे फ्रेंड्स जो है ना वो स्मोकिंग करते हैं। अभी ये
डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस जब आते हैं और पेरेंट्स इसका आंसर नहीं देते एंड जज करते हैं इन क्वेश्चंस पे, तेरी संगति खराब है, तू पता नहीं किन फ्रेंड्स से मिल रहा है, तो यहाँ पे उसका थर्ड बिलीफ कि मेरे पेरेंट्स को सब कुछ पता है, ये भी टूट जाता है। तो यह तीन जो बिलीव्स हैं इनको बरकरार रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट, फ्री और बहुत जल्दी एक सशक्त बच्चा बन के बाहर निकले घर से। तो ये तीन बिलीव्स हैं सर, और मैं ट्रूली मानती हूँ कि अगर हमने इन तीन बिलीव्स पे काम करना शुरू कर दिया ना, आपकी 80% प्रॉब्लम जो है ना पेरेंटिंग से रिलेटेड, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। अ, एक चैप्टर में आपने और जिक्र किया है क्वालिटी टाइम के बारे में, एंड यू यस। आर सेइंग दैट दिस इज समथिंग विच इज अ मिसिंग इंग्रेडिएंट। तो आजकल जो भाग दौड़ की जिंदगी है, जहाँ पे पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, और जहाँ पे बहुत सारा काम आपका ड्राइवर और मेड्स पे डिपेंडेंट होता है, तो ऐसे माहौल में आप क्वालिटी टाइम को कैसे दे सकते हैं बच्चों को? और क्या कोई एक या दो कोई मतलब रेडीमेड एक्शनेबल स्टेप्स आप बता सकते हैं जिससे क्वालिटी टाइम बच्चों को दिया जा सके? अमेजिंग साहब, ये ना इतना सेंसिटिव क्वेश्चन आपने पूछ लिया ना मुझसे। देखो, हम अगर मैं पूछूं अपने आप से या मैं अगर आपसे भी पूछूं, तो आप बताइए आपको आपके पापा का या मम्मी का क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाह पड़ते थे? आप बताइए, मुझे आंसर दीजिए। नहीं, क्योंकि हमारे टाइम में तो कोई खास एंटरटेनमेंट वगैरह था नहीं। मोबाइल्स नहीं थे, टीवी दूरदर्शन नाम का एक चैनल होता था, वो भी लिमिटेड प्रोग्राम होते थे। तो शाम को बैठ के गप्पे हाँकना, अंताक्षरी खेलना, हाँ। तो इट वाज ऑल पार्ट ऑफ द लाइफ। अमेजिंग। देखा, आपने कहा ना हमारे टाइम पे एंटरटेनमेंट कोई नहीं था, तो ये जो क्वालिटी टाइम है ना, इसको बड़ा ही मिसअंडरस्टूड कर दिया गया। इतना मिसअंडरस्टैंड करते हैं ना लोग क्वालिटी टाइम को। क्वालिटी टाइम का मतलब उसमें एंटरटेनमेंट आना ही नहीं चाहिए। क्वालिटी टाइम एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी है भाई, क्वालिटी टाइम इज फॉर कनेक्शन। आप अपने बच्चे को कितना जानते हो। जैसे आपने बाद में कहा कि सेकेंड फेज में हम क्या करते थे, बैठ के गप्पे करते थे, कुछ अच्छा खाना खाते थे, कोई बोर्ड गेम्स खेलते थे। यही क्वालिटी टाइम है। आजकल के पेरेंट्स जो कि सब कुछ मिल गया है ना हमें, इनफैक्ट मैं कहूंगी ओवर मिल गया है, तो ये जो हमें ओवर मिली हुई चीजें हैं ना, इनको हमें समझ में ही नहीं आ रही है। इसीलिए हमने ये क्वालिटी टाइम को बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंड करके छोड़ दिया है। आजकल के पेरेंट्स का क्वालिटी टाइम क्या है? बच्चों के साथ मूवीज आना, जाना, उनके लिए बहुत बड़े बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना, ये क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम के लिए यू डोंट हैव टू टेक आउट टाइम फॉर टेलिंग दैट दिस इज अ क्वालिटी टाइम। इवन अ सिंगल पिलो फाइट कैन बी अ क्वालिटी टाइम। You go in the kitchen, bake a cake with your mom and burn it and laugh over it. That is a quality time. Your children will never remember how good that cake tasted. No, they will remember how that cake got baked, burnt, but you still laugh. कितना मजा आया था। बस यही यही होना चाहिए क्वालिटी टाइम का कॉन्सेप्ट। तो क्वालिटी टाइम के लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम, पूरे 24 घंटे में अगर आप 10 मिनट का टाइम भी निकालते हैं, उस टाइम पे आप बच्चे के साथ इकट्ठे मील लीजिए, खाना एक टाइम का इकट्ठे खाइए। उस खाने में भी मोबाइल्स को आप दूर रख दीजिए। इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्ट, और कह दो नो मोबाइल जोन है, अभी इस वक्त हम कोई मोबाइल नहीं यूज करेगा, नो स्क्रीन टाइम, टीवी भी नहीं लगाना चाहिए। एंड यू टॉक ओवर फूड कि आज का खाना कैसे बना है, आज मेरा दिन कैसा था। बच्चे नहीं शुरू कर रहे, आप अपना दिनचर्या बताइए कि हाउ वाज योर डे। आई थिंक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम है। संडे को एक दिन गुरुद्वारे इकट्ठे जाइए, मंदिर इकट्ठे जाइए, जो भी आप कर सकते हैं कीजिए, है ना। डू समथिंग वेयर देयर चिल्ड्रन फील दैट यू आर देयर हर्ड, देयर लव्ड। आजकल बच्चों को यही नहीं पता। और इसके लिए ना मुझे एक बहुत प्यारा शेर याद आ रहा है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं बोलना चाहूंगी। जी अलाउड है? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। मलाल है, मलाल मतलब खलारा तो मचा ही पड़ा है, मलाल है, पर इतना भी मलाल थोड़े ही है। यह दिल हारने की शिद्दत से बेहाल थोड़े ही है। पेरेंट्स कहते हैं हम हार गए, हार गए, हार गए, तो ये दिल हारने की शिद्दत से बेहाल थोड़े ही है। मजा तो तब है जब हार का भी जश्न सिखाओ। मजा तो तब है जब हार का भी जश्न सिखाओ। हमेशा जीत का जश्न सिखाना कोई कमाल थोड़ी ही है। क्या बात है, क्या बात है। आजकल हमें यही है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। देर आर नो परफेक्ट पेरेंट्स, देर आर नो परफेक्ट बच्चे। हम भी गलती करते हैं, बच्चे भी गलती करते हैं। इन गलतियों में जो समय मिलता है हमें, वही क्वालिटी टाइम है, बस। करेक्ट। ओके, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है।
आपने एक जगह जिक्र किया, टॉक टू कनेक्ट नॉट टू करेक्ट। यस। अगर हम एज अ पेरेंट अपने बच्चे को करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और मुझे तो ये महसूस होता है कि बच्चे बहुत बार ऐसी बात करते हैं विच इज नॉट करेक्ट, या उनको उस लेवल का नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है। तो करेक्ट करना तो आई थिंक जरूरी है ना, हर कदम पे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, विनीत सर। बच्चों को सुनना, 80% सुनना एंड 20% बोलना एक रूल है। पर यहाँ पे कौन 80% सुन रहा है और कौन 80% 20% बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पेरेंट्स वी आर सपोज टू लिसन 80% एंड स्पीक 20%, पर हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। बिल्कुल उल्टा करते हैं। यही प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहती कि करेक्ट बच्चों को नहीं करना चाहिए, बच्चों को हम करेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पेरेंट्स का काम है बच्चों को करेक्ट करना, बट वो कब करेक्ट करना है, लो हथौड़ा कब मारना है, उनको यही नहीं समझ में आता। अभी तो आयरन गर्म हुआ ही नहीं और वो हथौड़ा पहले ही मार देते हैं। यहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्ट द चिल्ड्रन, बट कनेक्शन से पहले अगर मैं अगर आपको कहूँ विनीत सर, आपका ये जो कॉलर है ना, ये बहुत ही बुरा लग रहा है। आपका प्रेस नहीं करके आए कपड़े, आज आपने ऐसे ही पहन लिए। और ये जो आपके चश्मे का फ्रेम है ना, दिस इज नॉट लुकिंग नाइस, इट इज लुकिंग वियर्ड। आपके ऊपर गोल वाला चश्मा है ना, वो फ्रेम ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो आपका माइक दिखाई दे रहा है ना, इसके आसपास जो वायर्स हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। विनीत सर, माइक ऑन करके मुझे सच में बताइए कि आपको मेरी करेक्ट की हुई बातें अच्छी लग रही हैं? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल बेकार। नहीं अच्छी लग रही है, नहीं लग रही ना, बिल्कुल नहीं। अब मैं कहूँ विनीत सर, अब आपकी स्माइल भी बिल्कुल नहीं अच्छी है। आपको ऐसे नहीं हंसना चाहिए पॉडकास्ट में, आपको मुंह बंद करके हंसना चाहिए। आपको हम्म, अच्छी लग रही है ये बातें? बिल्कुल नहीं, पसंद नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं लग रही। अब आप सोचिए, आप तो बड़े हैं और हम वहां छोटे बच्चों को करेक्ट कर रहे हैं, तेरे बाल ऐसे, तेरा मुंह ऐसा, तेरी पढ़ाई ऐसी, तेरी लिखाई ऐसी, तुझे ये नहीं आता, तुझे खाना नहीं आता, तुझे पहनना नहीं आता। पहले मुझे आपसे दोस्ती तो करने दो। फर्स्ट आई शुड कनेक्ट, देन करेक्ट। हम उल्टा करते हैं। हम करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और कनेक्ट का तो हमें पता ही नहीं होता। इस करेक्शन की भीड़ में, दौड़ में, हम कनेक्ट करना भूल जाते हैं। एंड इट इज अ लॉ, इट्स नॉट ओनली फॉर पेरेंट एंड टीनेजर, इट्स एवरीवेयर। एवरीवेयर यू गो, until and unless you do not connect with the person, you cannot correct the person। आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? बस पेरेंटिंग का यही एक पंगा है कि पेरेंट्स बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि मैंने इस फील्ड में पीएचडी की हुई है, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। और वो हम एडवाइस, एड वॉइस, जोर से बोलना, एड वॉइस, एडवाइस, सजेशंस, रिजेक्शंस, ये दे देकर अगर बच्चा आपको कुछ बता भी रहा है ना, तो उसको ऐसे स्नब कर देते हैं कि बच्चा आगे के लिए सतर्क हो जाता है। कौन सी बात मम्मी पापा को बतानी है, कितनी बतानी है, और कौन सी बात उनको नहीं बतानी। कर लो करेक्शन, अब वो बताएगा ही नहीं। So it's the golden rule is 80% of listening. You do not say anything। अपनी जुबान को ताला लगा लीजिए बिल्कुल। जब तक आपका बच्चा पूरी बात बोल के खत्म नहीं कर देता, तब तक आपने नो एडवाइस, नो एडवाइस, नो सजेशन, नो रिजेक्शन, नथिंग। तो वो करेक्ट सर आपकी बात जरूर सुनेगा। एंड जो आप कह रहे थे कि अगर पेरेंट्स उनको करेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बिलीव मी, अगर कनेक्ट स्ट्रांग है तो करेक्शन होकर ही रहेगी। बच्चा आपकी जरूर सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एमजे मैम, आप बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते हैं, बीइंग अ पेरेंटिंग कोच, आप बहुत सारे टीनेजर्स से मिलते हैं। कौन सी ऐसी दो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स करते हैं? राइट। तो जब हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं ना, आजकल के पेरेंट्स के सिनेरियो के बारे में बताती हूँ। बिकॉज सी, आजकल दोनों पेरेंट्स जो हैं, दे आर एम्पावर्ड पेरेंट्स। वुमेन एम्पावरमेंट एक कॉन्सेप्ट बन के रह गया, जहाँ पे हर ममा जो है वो भी काम कर रही है। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, वी ओवर डू फॉर आर चिल्ड्रन। ये बहुत बड़ी पेरेंटिंग मिस्टेक है। हम अगर बच्चों को सब कुछ पहले से ही सहेज के दे देंगे, तो बच्चा एंथुजियास्टिक या मोटिवेटेड किस चीज के लिए होगा, आप ये बताइए। अगर मैं अपने टाइम या आपके टाइम की बात करूं, तो हमने सब कुछ अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है। मैंने खुद का घर अपनी आंखों के सामने बनते देखा है। मैंने देखा है कि किस तरह से पापा मेहनत करते थे। हमने लेंटर पड़ने से लेकर बिल्डिंग बनने तक का पूरा सिचुएशन खुद देखी है। पापा को हाथ गंदे करते देखा है। टेलीफोन जो
एक जगह पड़ा होता था, उससे लेकर मोबाइल फोन तक की जर्नी देखी है। तो वी नो मनी कमाना कितना मुश्किल है, मेहनत करना क्या होता है। आजकल के पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने हार्डशिप देखी है तो हम बच्चों की जिंदगी को आसान कर दें। और इसके लिए सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम में ये आ जाता है कि बच्चे आर कंफर्टेबल आउटसाइड बट दे आर बैडली ब्रोकन इनसाइड। एंड देन वी टेल देम टू डू हार्ड वर्क एंड वी हैव नॉट गिवन देम एनी मोटिवेशन टू हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क करें क्यों, कुछ है ही नहीं। सो ये सबसे बड़ी पेरेंटिंग मिस्टेक है। वी अग्री दैट यू हैव ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को बैसाखी के सहारे चलना, दौड़ना, भागना सिखाएं। दिस इज रॉन्ग। है ना, हम चाहते हैं बच्चे सीईओज बने बड़ी बड़ी कंपनी के, और हम बच्चों को आलू, टिंडे, बैंगन, भिंडी, इनके रेट्स पता करने के लिए मंडी में भी जाने नहीं देते। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट। सो ये दो फॉल्स एक्सपेक्टेशन जिसके बीच में बच्चे बेचारे पिस रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो पेरेंट्स करते हैं। और दूसरी मिस्टेक जो मैं कहूंगी वो यही, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड, कि हमने बच्चों को ओवर स्ट्रक्चर्ड टाइम दे दिया है। हमने उनको रोबोट बना दिया, एक मशीन मतलब पैसा कमाने वाली मशीन जो वो बनने वाले हैं। सो द चाइल्ड इज गोइंग फॉर ट्यूशन क्लासेस, इवन इफ द चाइल्ड इज नॉट हैविंग एन इंक्लिनेशन टू डांस और फॉर म्यूजिक और फॉर स्विमिंग, वी आर पुशिंग देम। वाई? बिकॉज सोनू का बच्चा जा रहा है तो मोनू का बच्चा भी उस क्लास में जाना चाहिए। सो द चाइल्ड इज रनिंग। मेरे पास आज भी बच्चे आते हैं, कहते हैं मैम मैं इतने से इतने बजे ये क्लास जाता हूँ, इतने से इतने बजे तक ये क्लास जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ। सो ये स्ट्रक्चर्ड लाइफ जो हमने दी है ना बच्चों को, इससे बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। हम वही प्रोडक्ट्स, वही रट्टे मार मार के नंबर लाने के योग्य बनते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता आगे आने वाले टाइम में हम साइंटिस्ट कहाँ से लाएंगे, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज कैसे होंगी, जब हम पेरेंट्स बच्चों को इतना स्ट्रक्चर टाइम देंगे। अगर मुझे लगता है न्यूटन को भी अगर उसके पेरेंट्स ने और उसके टीचर्स ने इतना बिजी रखा होता तो शायद उसने वो एप्पल वो जो गिर रहा था उसको देखा ही नहीं होता कि तो हमें थ्योरी ना मिलती आज। है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो दो चीजें है ना, ओवर स्ट्रक्चर्ड लाइफ एंड अ लॉट ऑफ पैम्परिंग बाय गिविंग देम लॉट ऑफ कंफर्ट्स, ये दो चीजें पेरेंटिंग मिस्टेक है जो आजकल के सिनेरियो में एज पेरेंट्स हमें थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यस, ये हर पेरेंट की चाह होती है कि हमें जो चीज़ नहीं मिली हम बच्चे को आसानी से दे दें, और फिर उम्मीद करते हैं कि हार्ड वर्क करे। वो मुश्किल होता है, रिजेक्शन झेले मुश्किल होता है, यस। क्लास में पीछे रह जाए मुश्किल होता है। ओके, तो अब हम अपने पॉडकास्ट की लास्ट लेग पे आ गए हैं। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को और टीनेजर स्टूडेंट्स को, दोनों के लिए क्या एडवाइस है आपकी? वाह। तो पहले, क्योंकि बुक पेरेंट्स के लिए लिखी हुई है, तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहूंगी कि देखिए, परफेक्ट पेरेंट बनने की दौड़ में मत फंसिए। देर इज नथिंग कॉल्ड टेलर मेड इन लाइफ। इवन हम सूट भी स्टिच कराते हैं ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 1-2 इंच का वो रह जाता है। तो प्लीज डू नॉट रन इन द रेस ऑफ बिकमिंग अ परफेक्ट पेरेंट। देर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट पेरेंटिंग। देर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट चिल्ड्रन ऑल्सो। बच्चे भी गलती करेंगे तो उनको करने दीजिए। मिस्टेक्स आर गुड, वो कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, उसी तरह मिस्टेक्स आर गुड। लेट देम फॉल और लेट देम स्टैंड ऑन देयर ओन। उनको यह पता होना चाहिए कि उनका सपोर्ट सिस्टम, उनके मम डैड, उनका जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है वो इनके साथ खड़ा हुआ है। तो पहली तो मेरी यही एडवाइस है सभी पेरेंट्स को। दूसरा, अगर आपका बच्चा एक टीनेजर है और आपको लगता है आप तो बहुत लेट हो गई मैम, जो आपने बात बताई है उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस बच्चे को सुनना शुरू कर दीजिए। एम्पैथेटिक लिसनिंग, स्टार्ट लिसनिंग टू देम। जो मैंने रूल बताया है, 80% शुड बी लिसनिंग। सुनो सुनो, चाहे वो जितना वाहियात बात बोल रहा हो, चाहे वो जितनी हॉ वाली बात हो, चाहे वो जितनी छी वाली बात हो, जस्ट लिसन। उनको सुनो। जब आप सुनोगे, एम्पैथेटिक लिसनिंग, एंड समटाइम्स यू जस्ट डोंट हैव टू से एनीथिंग, दे वांट बस कि हमें सुन लिया जाए, दैट्स ऑल। आप सिर्फ सुन लीजिए उनको, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और मैं टीनेजर बच्चों को यह कहना चाहती हूँ कि आपके पास मोबाइल फोन, हमारी जिंदगी क्यों आसान थी, क्योंकि हमारे पास ये डम्ब फोन नहीं था। मैं स्मार्टफोन को स्मार्टफोन नहीं कहती हूँ, मैं इसको कहती हूँ डम्ब फोन। तो हमारे पास ये नहीं था, तो हमें पता था कि हम जितनी मर्जी कोई खुराफात करके आ जाए, वी आर स्टिल सेफ। बट आजकल के जमाने में ये एक मोबाइल फोन जो छोटा सा यंत्र है, आपको बहुत ही अनसेफ कर सकता है। तो आपके मम डैड ने अगर आपके हाथ में ये यंत्र पकड़ा दिया है, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी मम डैड के हाथ में नहीं है, अब आपके खुद के हाथ में है। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इसका कैसे जुडिशियस यूज करना है। आजकल मैंने देखा है, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जहां पे बच्चे अपने ही
प्राइवेट मोमेंट्स को सोशल मीडिया के आगे शेयर कर देते हैं। तो मैं मम डैड से भी कहना चाहूंगी कि जब भी आप अपने बच्चों को फोन देते हैं, आपको लगता है कि ये बात उनको पता है, बट सच बताऊं तो इनको बिल्कुल पता नहीं है। बच्चों को दे आर सो इनोसेंट कि उनको पता ही नहीं है कि मोबाइल को मिस यूज कैसे किया जा सकता है। तो आप उनको जरूर बताइए कि कौन से अपने ऐसे पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे अपने पर्सनल प्राइवेट एरियाज होते हैं या प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं जिनकी पिक्चर क्लिक करके किसी को भी भेजना सही बात नहीं है। आई होप टीनेजर्स मुझे सुन रहे होंगे तो उनको ये मैसेज क्लियर हो गया होगा। और पेरेंट्स, अगर आपको ये मैसेज नहीं क्लियर हुआ तो लेट्स 1-to-1 की कॉल करते हैं, हम उसमें हम सीखेंगे। और आप ये बुक जरूर लीजिए, इसमें भी मैंने बहुत कुछ ऐसा कुछ मेंशन किया है। तो सर मेरा यही है। बाकी अगर मोबाइल यूसेज बच्चे ध्यान से कर लेंगे ना, हमारी तरह तो कुछ ना कुछ अच्छा वो कर ही लेंगे। आई वॉज, सर टू टेल यू वेरी फ्रेंकली, आई वॉज नेवर एन एंथुजियास्टिक, बहुत बेहतरीन एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चा नहीं थी। मैं बताऊं, आई वॉज द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मैं हमेशा क्लास से बाहर रहती थी, इसीलिए कहती थी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। और देखिए आज मैं कितना अच्छा कर रही हूँ कि मेरी बुक के लिए मेरा पॉडकास्ट हो रहा है। तो बताओ, ये बच्चे नहीं कर पाएंगे? तो हमसे कई स्मार्ट है। बिल्कुल 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 100%। और बहुत अच्छा, बहुत पेशेंटली आपने सारे सवालों का जवाब दिया। वैसे तो ये चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, घंटों चल सकती है, जी। लेकिन पॉडकास्ट के लिए हमारे समय की सीमा है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। तो दर्शकों, ये थी कोच एमजे मनिंदर जीत आहूजा, जिनसे आज हमने बात करी उनकी किताब के बारे में, पेरेंटिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। और इस किताब को खरीदने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनकी किताब खरीद सकते हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इसे देख रहे हैं फेसबुक पे तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक्स अ थैंक लॉट। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आशा करती हूँ कि हमारा जो भी विचार था वो सब तक पहुंचे, और आप पेरेंटिंग जर्नी को बिल्कुल आराम से निभाइए। इट्स नेवर अ रोलर कोस्टर राइड, इट्स अ जॉयफुल जर्नी। और इसको जितना लंबा और इत्मीनान से बिताएंगे उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सो मच।